हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे और इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड किया था कि अब जो आपका पेपर है वो ऑफलाइन होगा, यानी जैसे पहले हुआ करता था कि पेपर मिलेगा और आपको क्या है, गोले भर के आने हैं। ठीक है, तो ऐसा ये प्रोसेस पहले था, उसके बाद में 2 बार ऑनलाइन पेपर हो चुका है, लेकिन अब क्या होगा, ऑफलाइन पेपर आपका होगा। ठीक है, ऑफलाइन होगा। और कब होगा? 20 अगस्त को आपका पेपर है। तो अब उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन हम करेंगे। देखो, पेपर हम सारे करेंगे, लेकिन आज जो है हम ऑफलाइन वाला पेपर ही करने वाले हैं। ये 2019 का पेपर है, तो इसे सोल्व करेंगे। इसकी सीडीपी सोल्व करने वाले हैं। फिर कल हम इसकी इंग्लिश करेंगे, इंग्लिश पेडागोजी सोल्व कर लेंगे। तो इसी तरीके से सारे पेपर की करेंगे। मैथ पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, ईवीएस, एक एक दिन करके सारे कर लेंगे। ठीक है, तो आज जो 30 क्वेश्चन करने वाले हैं वो सीडीपी के करने वाले हैं। 2019 का पेपर है, तो आप देख लीजिए, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके का पेपर ऑफलाइन में आता था। और ऑनलाइन वाले पेपर भी कर लेंगे, उससे ये पता चल जाएगा कि ऑनलाइन में किस तरीके के क्वेश्चन आते थे। लेकिन ऑनलाइन जो है थोड़ा सा टफ था उसके मुकाबले, ऑफलाइन के मुकाबले ऑनलाइन थोड़ा सा टफ था, क्योंकि क्वेश्चन भी लेंदी थे, थोड़ा सा घुमाया हुआ था, थोड़े से क्वेश्चन मॉडिफाइड थे। अब देखो किस तरीके का पेपर आता है। वैसे हम थोड़े से ऑफलाइन भी कर लेंगे, यानी 2018 का, 19 का, उससे पहले वाला 16 का कर लेंगे, और थोड़े से ऑनलाइन वाले कर लेंगे, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सीडीपी को। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें लेट्स क्रैक को, क्योंकि यहाँ क्लासेस अब तक हम कर रहे थे इंग्लिश पेडागोजी की हमने 10 से 12 क्लासेस कर ली हैं, जो कि फुल ऑफ कंटेंट हैं। क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, और आज ये सीडीपी के क्वेश्चन करने वाले हैं। और जो लोग बीएड कर रहे हैं वो दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, कॉलेज विद भावना को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़िएगा और आंसर देने की कोशिश करिएगा। अगर दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट डज राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एडवोकेट, यानी निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? इंक्लूसिव एजुकेशन की, यानी समावेशी शिक्षा की। सेग्रीगेशन की, यानी पृथककरण की। थर्ड है मेन स्ट्रीमिंग, यानी मुख्यधारा शिक्षण। फोर्थ है इंटीग्रेटेड एजुकेशन, यानी एकीकृत शिक्षा। तो आरटी क्या कहता है कि हर बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए। कैसी? मुफ्त और अनिवार्य है। 6 से 14 साल के बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। तो ये किसकी वकालत करता है? ये करता है इंक्लूसिव एजुकेशन की, यानी समावेशी शिक्षा की, कि एक तो हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए, और हर बच्चे को केटर किया जाए, चाहे कोई किसी भी बैकग्राउंड से आ रहा हो, कुछ भी उसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो, किसी भी कास्ट से आ रहा हो, कुछ भी उसका, मतलब हर तरीके के बच्चे को क्या है, इंक्लूड करना है। हर तरीके के बच्चे को इंक्लूड करना है, चाहे एबल्ड हो, चाहे डिसेबल्ड हो, चाहे हैंडीकैप्ड हो। हर तरीके के बच्चों को एक क्लास में ही पढ़ाना है, सभी की नीड्स को पूरा करना है, सभी के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के पढ़ाना है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समावेशी शिक्षा बोलते हैं, जिसमें हर बच्चे को समावेश किया जाता है। तो फर्स्ट ही ऑप्शन हमारा ठीक है। ना तो हमें बच्चे को अलग थलग करना है, और मेन स्ट्रीमिंग में बच्चे को क्लास के अंदर तो बैठा देंगे, लेकिन इक्विटी का ध्यान नहीं रखा जाता है, ना ही बच्चे की हर एक नीड्स को पूरा किया जाता है। इसी तरीके से इंटीग्रेटेड एजुकेशन है कि शिक्षा तो एकीकृत कर दी, लेकिन हर बच्चे का ध्यान इसके अंदर भी नहीं रखा जाता है। सिर्फ एक इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या है, हर बच्चे पे ध्यान दिया जाता है, हर बच्चे की नीड्स को पूरा किया जाता है। ठीक है, चाहे वो डिसेबल्ड बच्चा ही क्यों ना हो, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे वो गिफ्टेड हो। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। ये पेपर है, सीधा पेपर मैंने उठाया है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, डैश इज द फिलॉसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन रेगुलर स्कूल सिस्टम, यानी रेगुलर स्कूल में सभी को बराबर शिक्षा मिले, बराबर एजुकेशन मिलनी चाहिए, चाहे वो उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, गिफ्टेड बच्चा हो, नॉर्मल बच्चा हो, हैंडीकैप्ड हो, डिसेबल्ड हो, किसी भी तरीके का बच्चा हो। कैसे में होना चाहिए? इंक्लूसिव एजुकेशन में उसे मिलनी चाहिए, यानी समावेशी शिक्षा होनी चाहिए, इंक्लूजन होना चाहिए, हर बच्चे को इंक्लूड करें एक ही क्लास में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा ठीक होगा,
कि हर तरीके के बच्चे को रेगुलर स्कूल में पढ़ाएं, कोई भी पक्षपात नहीं होना चाहिए, सभी बच्चों को बराबर हक मिले, उनका बराबर उनको सम्मान मिले, बराबर इज्जत मिले, ठीक है। तो ना ही मल्टीकल्चरल एजुकेशन होगा, स्पेशल एजुकेशन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन तो स्पेशल बच्चों को ही दिया जाता है, जैसे हैंडीकैप्ड के लिए स्पेशल स्कूल खोला जाए। और मेन स्ट्रीमिंग यानी स्कूल तो मेन स्ट्रीमिंग होगा, लेकिन बच्चे की नीड्स पूरी नहीं की जाती। लेकिन फोर्थ ऑप्शन हमारा ठीक होगा, समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूजन, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ टीचर शुड, एक शिक्षक को चाहिए कि क्या प्रमोट स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू सर्टेन कल्चर्स, यानी वह विशेष संस्कृति समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे, कि कुछ ही संस्कृति के बच्चों को बढ़ावा दे जो विशेष संस्कृति से आते हैं, यानी एक तरीके से उच्च वर्ग के लोगों को ही बढ़ावा दे, या फिर इग्नोर कल्चरल डिफरेंसेस एंड डाइवर्सिटी एमंग स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधताओं की अनदेखी करें। जो विविधता है यानी अलग अलग लैंग्वेजेस वाले, अलग रीजन से जो बच्चे आ रहे हैं उसे अनदेखा कर दे, इग्नोर करें बिल्कुल। थर्ड ऑप्शन है कम्युनिकेट दैट सी रेस्पेक्ट एंड वैल्यूज ऑल कल्चर्स इन द क्लासरूम, यानी यह संप्रेषित करें कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है, वह महत्व देती है, यानी हर तरीके के बच्चे को रेस्पेक्ट दी जा रही है, हर कल्चर से जो बच्चा आ रहा है सभी की रेस्पेक्ट हो रही है। फोर्थ ऑप्शन है मैक्सिमाइज कंपैरिजन अमंगस्ट स्टूडेंट, यानी विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करें, यानी कंपैरिजन को बढ़ाएं। तो कंपैरिजन हमें बिल्कुल भी बच्चों के अंदर करना नहीं है, तो ये नेगेटिव वर्ड होते हैं, ये गलत वर्ड है, हमें बच्चों में तुलना नहीं करनी है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा कटता है। ना ही हमें कल्चर डिफरेंसेस को इग्नोर करना है, यानी कोई किसी कल्चर से आ रहा, अलग अलग कल्चर वाले बच्चे होते हैं क्लास के अंदर, हमें उन्हें इग्नोर नहीं करना है, उन्हें हमें एक्सेप्ट करना है, प्रमोट करना है, ठीक है। प्रमोट स्टूडेंट बिलोंगिंग टू सर्टेन कल्चर, कि ऐसा नहीं है कि कुछ ही कल्चर के बच्चों को हम प्रमोट करेंगे बाकियों को इग्नोर कर देंगे, तो ये भी गलत है। एक टीचर को क्या करना चाहिए, क्लास के अंदर कम्युनिकेशन करना चाहिए, सभी को कल्चर डिफरेंसेस के बारे में बताना चाहिए कि हमें कल्चर डिफरेंसेस की किस तरीके से रेस्पेक्ट करनी है, सभी बच्चों की किस तरीके से रेस्पेक्ट करनी है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, चिल्ड्रन लर्न इफेक्टिवली व्हेन, यानी बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखते हैं, जब वो फैक्ट्स को मेमोराइज करते हैं टेक्स्ट बुक से, यानी किताब से कोई भी फैक्ट देखा और याद कर लिया तब अच्छी तरीके से सीखते हैं, या फिर ब्लैक बोर्ड से सीधा आंसर राइट कर लेते हैं, यानी पूरा आंसर ब्लैक बोर्ड से उतार लिया कॉपी के अंदर तब अच्छे से याद करते हैं, या फिर जब वो सक्रिय रूप से भागीदारी होती है उनकी, यानी एक्टिवली पार्टिसिपेट होते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ में, अलग अलग टास्क में, तब अच्छे से सीखते हैं, या फिर द टीचर फुल्ली कंट्रोल्स एवरीथिंग दैट हैपन्स इन द क्लास इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन, जब टीचर सारी चीज़ कंट्रोल करता है, टीचर के हाथ में होता है सारा कंट्रोल, तो ये तो टीचर सेंटर्ड होगा। जब टीचर के हाथ में सारी चीज़ें कंट्रोल में आ गई, पूरी क्लास कंट्रोल में आ गई, जो भी क्लास में चीज़ें हो रही हैं वो टीचर के कंट्रोल में है, तो ये तो टीचर सेंटर्ड होगा। टीचर सेंटर्ड में बच्चे इफेक्टिवली नहीं सीख पाते, क्योंकि ये क्या है, ऑटोनोमस हो जाता है, यानी टीचर के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलती हैं। बच्चे तब अच्छी तरह सीखते हैं जब बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं हर तरीके की एक्टिविटीज़ में और हर एक टास्क में, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। जब बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तो वो अच्छी तरीके से सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, चिल्ड्रन शुड डैश क्वेश्चन इन द क्लास, यानी बच्चों को कक्षा में प्रश्न क्या करने चाहिए। अगर बच्चा क्लास के अंदर बीच में उठ के क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसे हमें डिस्करेज करना चाहिए, यानी हतोत्साहित करना चाहिए कि बैठ जाओ, क्वेश्चन नहीं पूछना है, या फिर ये अलाउ ही नहीं करना है क्लास के अंदर कि ये तुम्हें परमिशन नहीं दी जाती है, कि अनुमति नहीं दी जा रही बच्चों को, या फिर बी स्टॉप फ्रॉम आस्किंग, कि पूछ रहा है बच्चा उसे रोकना चाहिए कि नहीं नहीं यहीं पे चुप हो जाओ बिल्कुल, या फिर बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि हाँ कोई बात नहीं पूछो, और उन्हें आंसर देना चाहिए, क्लियर करना चाहिए, और बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बच्चे पुट आउट करें। तो यही बात ठीक है कि भाई अगर बच्चा क्लास के अंदर क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसे अप्रिशिएट करें, उसे एनकरेज करें, जिससे वो आगे भी क्वेश्चन पूछे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे। अगर बच्चा क्वेश्चन पूछेगा तो उसकी थिंकिंग स्किल डेवलप होंगी, सोचने समझने की जो शक्ति है वो विकसित होगी, क्रिटिकली सोच पाएगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग डेवलप होगी, यानी अलग अलग पर्सपेक्टिव में भी सोचेगा वो, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है कि पूछने के लिए क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, ठीक है। बाकी सारे गलत है, ना तो डिस्करेज करना चाहिए बच्चों को, ना ही रोकना चाहिए, और ना ही नॉट बी अलाउड टू आस्क, कि तुम्हें पूछने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अनुमति नहीं है, तो ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की प्रोसेस थ्रू विच मीनिंगफुल लर्निंग अकर्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। नोट पूछा है, कौन सा इनमें से गलत है। तो फर्स्ट है रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस, यानी पुनरावृत्ति एवं अभ्यास। सेकंड है इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन, यानी निर्देश एवं संचालन। थर्ड है एक्सप्लोरेशन एंड इंटरेक्शन, यानी अन्वेषण और पारस्परिक क्रिया। फोर्थ है मेमोराइजेशन एंड रिकॉल, यानी कंठस्थीकरण एवं स्मरण, यानी किससे बच्चा मीनिंगफुल नहीं सीखेगा। तो देखो एक्सप्लोर करके और इंटरेक्ट करके तो बच्चा मीनिंगफुल सीखता है ना भाई, अच्छी तरीके से सीखेगा। इंस्ट्रक्शन अगर टाइम टू टाइम डायरेक्शन दी जा रही है तो भी अच्छे से सीखेगा। अब 2 ऑप्शन बचते हैं, इनमें आपको कन्फ्यूजन लगेगा, लेकिन हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना होता है। देखो वैसे तो फर्स्ट ऑप्शन भी इतना सही नहीं है, लेकिन हम फर्स्ट ऑप्शन को भी ठीक ही मानेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा गलत क्या है, रटना है। सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव, सबसे ज़्यादा जो गलत वर्ड माना जाता है वो रट्टे को माना जाता है, कंठस्थीकरण को माना जाता है। तो हम फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। ये भी सही है कि बच्चा रिपीट कर रहा है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहा है, तो ये भी मान सकते हैं कि इससे भी बच्चा मीनिंगफुल सीख सकता है, अर्थपूर्ण तरीके से सीख सकता है। और इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन से तो सीखेगा ही, और एक्सप्लोर और इंटरेक्शन तो काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहा है अपने चारों तरफ, और पारस्परिक क्रिया चल रही है, यानी अंत्य क्रिया कर रहा है टीचर के साथ या किसी के साथ भी, तो बच्चा मीनिंगफुल सीखेगा। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि नोट पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें मैच द फॉलोइंग दिए हैं कि ए को बी के साथ मैच करना है। तो गिफ्टेड चिल्ड्रन है, लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन है, क्रिएटिव है, ADHD है। तो गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन से होते हैं, जिनका IQ 140 प्लस होता है अकॉर्डिंग टू टर्मन, यानी जिनकी थॉट पावर अच्छी होती है, मेमोरी अच्छी होती है, रिकॉल अच्छा करते हैं, वर्ड पावर अच्छी होती है, वोकैब अच्छी होती है, चीज़ों को जल्दी लर्न कर लेते हैं, जल्दी सीख लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं लैक रीडिंग फ्लुएंसी, तो जिनको पढ़ने में प्रॉब्लम है वो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, लर्निंग डिसेबल्ड है वो, ठीक है। बी ऑप्शन है कैन थिंक ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन, यानी ओरिजिनल कुछ नया सोचना, कुछ क्रिएटिव सोचना, तो ये आएगा क्रिएटिविटी के अंदर, रचनात्मकता के अंदर। टेंडेंसी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड इजिली, जो जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिनका ध्यान नहीं लगता है, वो आते हैं ADHD के अंदर। ADHD क्या होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी क्लास के अंदर बच्चा क्या है, ज़्यादा ध्यान नहीं लगा सकता, या फिर कोई भी टास्क अगर हम बच्चे को दे रहे हैं तो उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं बन पाता, तो उससे हम क्या बोलते हैं, ADHD की प्रॉब्लम। तो सी ऑप्शन ये हो गया। डी हो गया गिफ्टेड, यानी एबिलिटी टू लर्न क्विकली एंड इंडिपेंडेंसली, यानी जो जल्दी से याद कर लेते हैं इंडिपेंडेंटली, तो वो कौन से होते हैं, वो होते हैं गिफ्टेड, ठीक है। अब आंसर मैच कर लेते हैं, फर्स्ट का डी, सेकंड का ए, थर्ड का बी और फोर्थ का सी। तो ए ही फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। चिल्ड्रंस एरर्स, यानी बच्चे जो गलतियां करते हैं वो क्या है, शुड बी इमीडिएटली करेक्टेड बाय आस्किंग देम टू डू रिपीटेड प्रैक्टिस, यानी बार बार अभ्यास। अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है तो उसे ये बोले कि भैया तुम 10 बार इसे लिखो, बार बार इसकी अभ्यास करो, बार बार प्रैक्टिस करो, तो ये गलती तुम्हारी ठीक हो जाएगी। तो क्या ये तरीका ठीक है, ये तो रट्टा हो गया है ना, कि बस उस गलती को रट लो कि ये ठीक हो जाएगी। गलतियाँ क्या हैं, आर अ पार्ट ऑफ लर्निंग एंड गिव एन इंसाइट इनटू देयर थिंकिंग, यानी अधिगम एक भाग है सीखने का तथा उनके विचारों के अंतर्दृष्टि देता है, यानी जो बच्चे गलती करते हैं ये सीखने का एक पार्ट है। बच्चे क्या, बड़े भी गलती करते हैं, हम लोग भी करते हैं, आप लोग भी करते हैं, हमारे घर के सब करते हैं कि भाई थोड़ी बहुत गलती सबसे होती है, और उन गलतियों से ही तो रास्ते निकलते हैं, है ना। तो सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक होगा, बाकी भी पढ़ लेते हैं। आर इनसिग्निफिकेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ये महत्वहीन है, कि इनका कोई महत्व ही नहीं है। तो परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता कि गलती ही ना करे, ऐसा कोई बच्चा आज तक पैदा हुआ है जिसने आज तक पढ़ाई में या कैसे भी कोई गलती ही ना की हो, तो ये तो गलत है। रिफ्लेक्ट हाउ केयरलेस चिल्ड्रन आर, यानी गलतियां जो हैं ये दिखाती हैं कि बच्चा कितना लापरवाह है, तो ये भी गलत बात है, ये बात नहीं है। गलतियों से क्या है, बच्चे सीखते हैं, जितनी ज़्यादा गलतियां करते हैं उतनी उनके रास्ते खुलते चले जाते हैं, सीखते जाते हैं वो, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 9, असेसमेंट। असेसमेंट को वैसे तो आकलन कहते हैं, लेकिन मूल्यांकन लिखा है, कोई बात नहीं। मूल्यांकन क्या है भाई, मूल्यांकन CCE का पार्ट है, यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। मूल्यांकन या आकलन क्या होता है, जैसे हमने बच्चे को कुछ भी पढ़ाया तो उसे साथ के साथ ही देख लेना कि उसे कितना आया कितना नहीं आया। अगर साथ के साथ ही देख लेते हैं तो वो होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट,
ठीक है। और जैसे कि पूरी साल हमने कुछ भी पढ़ा और फिर उसके बाद पेपर होना, फिर उसके बाद आकलन होना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सम्मेटिव असेसमेंट, ठीक है, जो क्लास के एंड में होता है। तो देखते हैं असेसमेंट क्या है, शुड बी अ पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, या फिर शुड बी डन ओनली इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, की बस नंबरों के लिए होना चाहिए असेसमेंट, या फिर ऑब्जेक्टिव रिटर्न टास्क के बेस पे होना चाहिए कि बस ऑब्जेक्टिव के बेस पे होना चाहिए, या फिर शुड बी अंडरटेकन एज अ सेपरेट एक्टिविटी, की इसे अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। तो भाई असेसमेंट क्या है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट है, जिससे हमें पता चल जाता है कि बच्चा कितना सीख पा रहा है, कितना बच्चे ने सीखा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा ठीक है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क लर्निंग इज, यानी रचनात्मक या संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म कौन है, जैसे कि प्याजे हैं, वाइगोत्स्की हैं, ये क्या कहते हैं कि बच्चे क्या है, एक्टिवली सीखते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करके सीखते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। तो इस तरीके के थॉट कंस्ट्रक्टिविस्टों के रहते हैं। तो पढ़ते हैं ऑप्शन। फर्स्ट है पैसिव एंड इंडिविजुअलिस्टिक, यानी एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया। प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, यानी जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है लर्निंग। या फिर चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, यानी अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है। या फिर एक्टिव एंड सोशल इन इट्स कैरेक्टर, यानी एक सक्रिय सामाजिक प्रक्रिया है। तो देखो अगर लर्निंग को देखा जाए तो लर्निंग, अगर सिंपल लर्निंग की डेफिनेशन पूछी जाती तो ये भी मान सकते थे, या फिर परमानेंट चेंज इन बिहेवियर भी मान सकते हैं, लेकिन इन्होंने स्टार्टिंग में दिया है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविज्म। तो कंस्ट्रक्टिविज्म मानते हैं कि लर्निंग क्या है, एक्टिव और सोशल प्रोसेस है, यानी बच्चा क्या है, एक्टिवली सीखता है, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज को। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, when teacher have positive beliefs about student and their abilities, the students, यानी जब शिक्षक को विद्यार्थियों उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी, यानी जब टीचर को पॉजिटिव बिलीव होता है कि हाँ ये बच्चा कर सकता है। जैसे कि कोई बच्चा क्लास में पीछे बैठता है लेकिन टीचर को लगता है कि ये बच्चा कर सकता है, तो उस बच्चे को क्या है भाई, अच्छा अंदर से प्रेरणा आती है कि सर को विश्वास है, मैम को विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ, तो मैं कर सकता हूँ, फिर वो और मेहनत करेगा। होता है ना, हमारे सबके साथ भी होता है कि टीचर अगर आपसे आशा करता है या फिर आपको ज़्यादा रेस्पॉन्स दे रहा है, या फिर पॉजिटिव बिलीफ है टीचर के अंदर कि भाई ये बच्चा कर सकता है, ये बच्चा सीख सकता है, ठीक है, अब की बार छोड़ दो, इसकी पिटाई मत करो, या फिर कुछ भी ऐसे होती है ना स्कूल में, तो वो बच्चा सीख सकता है, तो उसे क्या है, अंदर से मोटिवेशन आता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो इसीलिए पूछा है कि बच्चा क्या बिकम रिलैक्स एंड स्टॉप पुटिंग इन एनी एफर्ट्स टू लर्न, यानी बच्चा बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और कोई एफर्ट्स नहीं लगाता, तो ये तो बिल्कुल गलत है। बच्चे तो और एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हैं। बिकम डिमोटिवेटेड एंड स्ट्रेस, डिमोटिवेटेड क्यों होंगे, जब बच्चे टीचर को उनसे बिलीव है, टीचर को उन पे विश्वास है, तो वो डिमोटिवेट क्यों होंगे या उन्हें स्ट्रेस क्यों होगा। आर नॉट इफेक्टेड इन एनी वे, यानी उन पे कोई असर नहीं पड़ता, तो ये भी गलत है। बच्चे क्या हैं, उत्सुक होते हैं और मोटिवेटेड होते हैं सीखने के लिए कि हाँ मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा, और ज़्यादा नंबर लेके आऊँगा, या फिर और ज़्यादा ट्राई करूँगा, अच्छा रेस्पॉन्स दूंगा सर को या मैम को, ठीक है। तो बच्चे क्या है, सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अ टीचर कैन एनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सोल्वर्स बाय, यानी एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित करता है, किस तरीके से प्रोत्साहित करता है बच्चों को, जिससे कि बच्चे क्या है इफेक्टिवली प्रॉब्लम को सोल्व कर सकें या इफेक्टिव प्रॉब्लम सोल्वर बन सकें। तो उन्हें गिविंग दैम प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू आंसर सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, यानी एक ही जैसे क्वेश्चंस के आंसर देने के मौके दें कि भाई एक क्वेश्चन ये है, इसी के जैसे 10 क्वेश्चन है, तुम्हें इनका आंसर देना है, तो इस तरीके के मौके देंगे तो वो इफेक्टिव प्रॉब्लम सोल्वर बनेंगे। नहीं ऐसे तो वे रट्टू बन जाएंगे, रट्टू तोता बन जाएंगे कि भाई एक जैसे क्वेश्चन तो उन पे हो रहे हैं और जो अलग आ गया वो उनसे नहीं होंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। एम्फेसाइज ऑन रोट मेमोराइजेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन, या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन है उसे क्या है कंठस्थीकरण करवाएं, उसका रट्टा लगवाएं, तो वो अच्छे प्रॉब्लम सोल्वर होंगे। या फिर एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गैसेज एंड टू लुक मल्टीपल सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम, यानी बच्चों को समस्या के बारे में
सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए और बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करें। यानी बच्चे क्या है, अंदाजा लगाएं, इंट्यूटिव गेसेस लगाएं कि ये भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है इसका आंसर। बहुत सारे सॉल्यूशन सोचें, मल्टीपल सॉल्यूशन सोचें किसी भी प्रॉब्लम के। तो ये बात बहुत अच्छी है, इसी के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए बच्चों को कि बच्चे क्या है, अपने दिमाग में सोचें, इंट्यूटिव गेसेस लगाएं, अनुमान लगाएं कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन सोचें किसी भी प्रॉब्लम का। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। फोर्थ भी पढ़ लेते हैं, राइटिंग स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन टू ऑल द क्वेश्चंस इन द टेक्स्ट बुक। यानी टेक्स्ट बुक में से क्या है, स्टेप बाय स्टेप उतार लें कॉपी पे, तो ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन सही है कि बच्चा प्रॉब्लम सोल्वर या इफेक्टिव प्रॉब्लम सोल्वर कब बन सकता है, तब उसे इंट्यूटिव गैसेस के लिए एनकरेज करें, अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करें, या फिर उसे मल्टीपल सॉल्यूशन के लिए प्रोत्साहित करें कि भाई अलग तरीके के सॉल्यूशन भी सोच सके वो। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 13, यूज ऑफ मेथड्स वेयर लर्नर्स ओन इनिशिएटिव एंड एफर्ट्स आर इन्वॉल्व्ड इज एन एग्जांपल ऑफ। वह विद्या जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों को स्वयं पहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है। बताओ, जहाँ पे बच्चे क्या है, खुद से इनिशिएटिव लेते हैं, खुद से अपने आप अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, खुद एफर्ट्स लगाते हैं, एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, बढ़िया तरीके से सीखते हैं अपनी मेहनत से, तो वो क्या होता है, डिडक्टिव मेथड होता है, या फिर लर्नर सेंटर्ड मेथड होता है, या फिर ट्रेडिशनल मेथड, या फिर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। देखो यहाँ पे इंटेलिजेंस की बात तो की नहीं गई है, तो ये तो कोई मेथड नहीं है, ये टाइप है इंटेलिजेंस का, जो कि गार्डनर ने दिया है, मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो ये तो हमारा ऑप्शन कट गया। ट्रेडिशनल मेथड कौन सा होता है, चॉक एंड टॉक मेथड, यानी टीचर आया, बोर्ड पे पढ़ाया और चला गया। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल मेथड है, तो इसमें तो बच्चा खुद से नहीं सीखता, इसमें तो जैसा टीचर सिखा रहा है वैसे ही सीखते आ रहे हैं, जो पुराने ज़माने में चलता था, लेक्चर मेथड। डिडक्टिव मेथड क्या होता है कि टीचर आया, टीचर ने पहले रूल बताए और फिर एग्जाम्पल पे गया कि रूल बता दिए और अब आगे एग्जाम्पल कर सकते हैं, तो इसमें भी बच्चा खुद से नहीं सीख पाता, टीचर पे डिपेंड है। लेकिन लर्नर सेंटर्ड में क्या है, बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्व होता है, खुद से सीखने की कोशिश करता है, खुद अपने ज्ञान का कंस्ट्रक्ट करता है, कैसे, एक्टिविटीज़ के माध्यम से, प्ले वे से, खेल खेल में, किसी भी तरीके से, रियल लाइफ से रिलेट करके। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल डज द फॉलोइंग हाईलाइट। यानी नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। तो स्टूडेंट हु डू नॉट परफॉर्म वेल फील दैट दे आर नॉट गुड एनफ। यानी जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, यानी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे स्कूल में, तो उन्हें क्या फील होता है कि वे अच्छे नहीं हैं, वे अच्छे नहीं हैं पढ़ाई में, वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील करते हैं, उन्हें हतोत्साहित महसूस होता है कि भाई हम तो निकम्मे हैं, नालायक हैं, हम तो घरकों के लिए भी ऐसे ही और टीचर्स के लिए भी। तो वो कैसा फील करते हैं, बहुत ही बुरा फील करते हैं। They are then likely to give up easily without trying और persisting in doing task। यानी वो जल्दी से ही गिव अप कर देते हैं कि अब मेरे बस की नहीं है, अब मुझसे नहीं होगा। जैसे कि किसी का गवर्नमेंट में नंबर ना आए तो क्या है, वो ये सोचने लगे कि मैं तो अब किसी लायक हूँ नहीं, मैं तो सबसे बेकार हूँ, और डिमोटिवेटेड फील करने लगे और इजीली गिव अप कर दे कि मैं अब ना तो प्राइवेट की तैयारी करूँगा, ना सरकारी की तैयारी करूँगा, क्या करूँगा, खेती करूँगा। ठीक है, तो ऐसा ये किस वजह से होता है, कॉग्निशन एंड इमोशन आर नॉट रिलेटेड। यानी पूछा गया है कॉग्निशन और इमोशन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कॉग्निशन हमारे दिमाग से रिलेटेड होता है, हमारे दिमाग का और संवेग का क्या रिश्ता है। ठीक है, ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट आर नॉट सेपरेबल। देखो हेरिडिटी और एनवायरमेंट की यहाँ कोई बात नहीं हुई है, इसलिए हेरिडिटी और एनवायरमेंट के दोनों ही ऑप्शन कटते हैं। कोई बात हो रही है यहाँ पे आनुवांशिकता की या वातावरण की, यहाँ बात हो रही है कि बच्चा क्या है, अपने आप को डिमोटिवेटेड फील कर रहा है क्योंकि वो अच्छा नहीं कर पा रहा है, वो गिव अप कर रहा है बिना किसी ट्राइंग के। तो बताइए, कॉग्निशन एंड इमोशन आर नॉट रिलेटेड या फिर कॉग्निशन एंड इमोशंस आर नॉट सेपरेबल। तो देखो ये बात ठीक है कि संज्ञान और संवेग अलग नहीं है। यानी कॉग्निशन होता है हमारा सोचना, हमारी थिंकिंग पावर, हमारी इमेजिनेशन। तो बच्चे ने थिंकिंग करी, बच्चे ने इमेजिनेशन करा कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं कर सकता, मैं अब पढ़ाई यहीं छोड़ रहा हूँ। ये किस लिए हो रहा है, उसके इमोशन भी इसके साथ इन्वॉल्व है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी है, वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड है। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ना कि नॉट सेपरेबल। यानी यही ठीक है कि सेपरेबल नहीं है, ये एक दूसरे से लिंक है। भाई अगर हमें कुछ भी प्रॉब्लम हो, चाहे हेल्थ की प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी दिक्कत हो, दर्द हो, कोई भी समस्या हो, तो हम मन से खुश नहीं रह सकते, है ना। शरीर से देखने में ठीक लग रहे हैं और हमें कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चिंता है, तो भी हम हेल्दी नहीं लग सकते, क्योंकि हमारी सोच का पूरे शरीर पे असर पड़ता है
ठीक है, अगर दुखी हैं किसी भी वजह से या हमारा रिजल्ट आया वो अच्छा नहीं आया और हम दिमाग से दुखी हैं तो हमारा पूरा दिन खराब जाएगा, हमारे कॉग्निशन जो इमोशन हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी, यानी कौन प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है। तो बच्चे का दो तरीके से सोशलाइजेशन होता है, उसमें दो एजेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक तो प्राइमरी और सेकेंडरी। तो भाई प्राइमरी क्या होता है, जब बच्चे का सामाजिकरण जहाँ से शुरू होता है, यानी बच्चे को पता चलता है कि पैर छूनी चाहिए, नमस्ते करनी चाहिए, बड़ों को हाथ जोड़ के नमस्ते करनी चाहिए, बड़ों को उल्टा नहीं बोलना है, कोई भी मतलब जो अच्छी बातें होती हैं, जो वैल्यूज़ होती हैं। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन बच्चे का कहाँ से होता है, स्कूल से होता है या फिर गवर्नमेंट करती है या फिर मीडिया करता है या फिर फैमिली। तो भाई सबसे पहले बच्चा अपने मम्मी पापा से ही तो सीखता है कि मम्मी को मम्मी बोलना है, नाम नहीं लेना है, पापा को पापा बोलना है, पापा जी बोलना है, तो नाम नहीं लेना है, या फिर दादी बाबा के पैर छूने हैं। तो ये जो बच्चे का सामाजिकरण हो रहा है ये घर से हो रहा है। तो प्राइमरी एजेंट भी तो घर ही हुआ, तो फैमिली क्या हुआ, प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन हुआ। बाकी जितने भी एजेंट हैं वो सारे क्या माने जाते हैं, सेकेंडरी माने जाते हैं। ठीक है, कौन से माने जाते हैं, द्वितीय। ये क्या है, प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द मेजर प्रपोजिशन ऑफ जीन पियाजे थ्योरी इज दैट, यानी जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है, क्या है, कि चिल्ड्रंस थिंकिंग इज सुपीरियर टू एडल्ट, यानी पियाजे कहते हैं कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, यानी बड़ों से ज़्यादा बेहतर होती है बच्चों की सोच। तो ऐसा क्या कहते हैं पियाजे। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट, यानी बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, या फिर बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, या फिर बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। तो पियाजे क्या कहते हैं, देखो भाई छोटा बच्चा है, सबके घर में है, तो बच्चे बड़ों जितना ही सोचते हैं, लेकिन उनकी क्या है, क्वालिटी अलग होती है। कि बच्चे तो सोचेंगे खिलौनों के बारे में और बड़े क्या सोचेंगे कि मुझे रेंज रोवर कैसे लेनी है, मुझे गाड़ी कैसे लेनी है, मुझे ट्रैक्टर कैसे लेना है, या मुझे कोई भी चीज़ है, मुझे बाइक कैसे लेनी है। तो बच्चों की क्या है और बड़ों की क्वालिटी अलग होती है, सोचने की क्वालिटी अलग होती है। सोचते तो बराबर हैं, यानी मात्रा उनकी बराबर है, लेकिन क्या है, गुणात्मक तरीके से वो अलग होते हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 17, जेंडर इज यानी जेंडर क्या है, साइकोलॉजिकल एंटिटी है, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, या फिर समाज के द्वारा निर्मित है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, या इकोनॉमिक कंसेप्ट है, एक आर्थिक अवधारणा है, या फिर बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट है या जैविक निर्धारक है। तो जेंडर क्या है, समाज के द्वारा निर्मित है कि लड़के ऐसे हैं, लड़की ऐसी हैं, या फिर ये लड़का है, ये लड़की है। तो ये जो लिंग है, ये जेंडर है, ये किसकी वजह से बनाया गया है, समाज की वजह से, समाज के द्वारा निर्मित किया गया है। और जो सेक्स है वो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, जो सेक्स है वो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, जेंडर क्या है, सोशल कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज द ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। कौन कौन से आयाम हैं, कौन कौन से डोमेन्स हैं, इमोशनल है, इंटेलेक्चुअल है, स्पिरिचुअल और सेल्फ है, या फिर फिजिकल, पर्सनैलिटी, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल है, या सोशल, फिजिकल, पर्सनैलिटी और सेल्फ है, या फिर फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल है। बताइए, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो हमारे जो ब्रॉड डोमेन है, अगर सही तरीके से देखा जाए तो यही होते हैं कि हमारे क्या है, पहले बॉडी का डेवलपमेंट होता है, फिर दिमाग का विकास होता है, फिर हमारा सामाजिक विकास होता है, फिर हमारा संवेगात्मक विकास होता है, यानी फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। ठीक है, PCSE। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है, बाकी सारे गलत हैं कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट ये ब्रॉड डोमेन में नहीं आते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट, यानी बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कि इंटेलिजेंस इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर और रिजल्ट और एक्सपीरियंस, यानी बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, या फिर इंटेलिजेंस क्या है, हेरिडिटरी ट्रेट है जिसके अंदर मेंटल एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि मेमोरी और रीजनिंग, या फिर इंटेलिजेंस क्या है, मल्टी डायमेंशनल है जिसके अंदर बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं जो कि मेजर नहीं की जा सकती किसी भी एक टेस्ट से,
या फिर इंटेलिजेंस क्या है, कन्वर्जेंटली सोचना है। तो कन्वर्जेंटली सोचना क्या है कि एक ही तरीके से बच्चा सोच रहा है तो वो इंटेलिजेंट है, वो बुद्धि है, तो ये तो गलत है। देखो इंटेलिजेंस क्या है, मल्टी डायमेंशनल है, यानी बहुआयामी में। किसी भी अगर कोई आदमी या कोई भी बच्चा क्या है मैथ में होशियार है तो क्या हम उसे ही होशियार मानेंगे, और दूसरा बच्चा मैथ में अगर होशियार नहीं है तो क्या वो होशियार नहीं है, क्या उसके अंदर बुद्धि नहीं है, क्या वो बुद्धिमान नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंटेलिजेंस क्या है, मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है। कोई मैथ में इंटेलिजेंट है, कोई हिंदी में है, कोई इंग्लिश में है, कोई किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है, कोई म्यूजिक में हो सकता है, कोई नेचर से जुड़ा हुआ हो सकता है। किसी के पास कैसी बुद्धि है, किसी के पास कैसी बुद्धि है, कोई दूसरों को समझने में होशियार है। कहते हैं ना कि भगवान ने किसी न किसी को एक यूनिक चीज़ दी है, तो वो यही होती है। कोई बोलने में अच्छा होता है, कोई किस तरीके से अच्छा होता है। तो बुद्धि क्या है, मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है। तो क्या है, जिसमें बुद्धि कोई भी एक टेस्ट ऐसा नहीं है कि मीज़र कर सके। टेस्ट क्या मीज़र कर सकते हैं, सिर्फ हमारी पढ़ाई लिखाई मीज़र कर सकते हैं कि भाई मैथ में इतने नंबर आ गए, इसमें इतने आ गए, इनकी एज के अकॉर्डिंग ये इतना होशियार हो सकता है। लेकिन कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है जो किसी की भी इंटेलिजेंसी को माप सके। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 20, इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन आर सीन एज, यानी प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरीके से देखा जाता है, कैसे देखा जाता है? पैसिव इमिटेटर की तरह, यानी निष्क्रिय अनुकारकों की तरह, तो बिल्कुल भी नहीं देखा जाता। प्रोग्रेसिव में क्या होता है, प्रगतिशील, यानी बच्चे जहाँ एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने नॉलेज को, जो क्लासरूम चाइल्ड सेंटर्ड होता है, लर्नर सेंटर्ड होता है, जहाँ बच्चे को केंद्र में रखा जाता है, जहाँ बच्चे चीज़ों को देखते हैं, अन्वेषण करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, कुछ क्रिएट करके देखते हैं, तो वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम होती है। एक्टिव एक्सप्लोरर की तरह देखा जाता है, या ब्लैंक स्लेट की तरह देखा जाता है, या मिनिएचर एडल्ट की तरह। तो भाई प्रोग्रेसिव एजुकेशन में क्या है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम में बच्चों को देखा जाता है एक्टिव एक्सप्लोरर की तरह, यानी सक्रिय अन्वेषण की तरह, कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करते हैं, वो अन्वेषण करते हैं, तोड़ मरोड़ के चीज़ों को देखते रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की लर्निंग इज, यानी लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? लेव वाइगोत्स्की क्या है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है। क्या है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है, यानी सामाजिक रचनावादी हैं। ठीक है, ये कहते हैं बच्चा क्या है, समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है, अपनी सोसाइटी से सीखता है। तो बढ़ते हैं ऑप्शन, एंड इंडिविजुअल एक्टिविटी, एक व्यक्तिगत गतिविधि है इनके अनुसार, एक निष्क्रिय गतिविधि है, यानी एक पैसिव एक्टिविटी है, एक कंडीशनड एक्टिविटी है, यानी अनुबंध गतिविधि है, या फिर एक सोशल एक्टिविटी है। तो भाई लर्निंग इनके अकॉर्डिंग क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, एक सामाजिक गतिविधि है, यानी बच्चा क्या है, समाज से सीखता है, समाज से अंतःक्रिया करके ही सीखता है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेज अ चाइल्ड इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज को बताता है? तो ए ऑप्शन है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, बी ऑप्शन है डेफर्ड इमिटेशन, यानी विलंबित अनुकरण, थर्ड ऑप्शन है इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, फोर्थ ऑप्शन है सर्कुलर रिएक्शन। तो भाई फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर, जब बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा होता है, यानी जन्म से 2 साल। सेकंड है प्री ऑपरेशनल, यानी 2 से 6 साल का बच्चा। 2 से 6 साल का बच्चा क्या है, उसके अंदर क्या है, रिवर्सिबिलिटी नहीं आती, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट रहता है, यानी विचारों को अनुत्क्रमित, यानी वो उलट पुलट करके चीज़ों को नहीं सोच सकता। अगर बच्चे को हम पानी दे रहे हैं, एक गिलास लंबा है, एक गिलास चौड़ा है, तो बच्चे को लगेगा लंबे गिलास में ज़्यादा पानी है, यानी वो अपने थॉट को क्या है, रिवर्स नहीं कर सकता, उसके अंदर क्या है, इरिवर्सिबिलिटी रहती है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चिल्ड्रन एंड देयर लर्निंग इज करेक्ट, यानी बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है चिल्ड्रंस मोटिवेशन टू लर्न एंड देयर कैपेबिलिटी टू लर्न इज प्री डिटरमाइंड बाय हेरिडिटी ओनली, कि बच्चे जो भी सीखते हैं, बच्चों के अंदर जो भी क्षमता होती है वो जन्म से पहले ही निर्धारित हो जाती है। तो भाई ये तो गलत बात है कि खाली जन्म हेरिडिटी पे ये सारी चीज़ें डिपेंड है, आनुवांशिकता पे ही डिपेंड है, कि पहले से ही निर्धारित हो जाती हैं कि बच्चा कैसे सीखेगा, क्या उसकी क्षमता रहेगी। तो ये तो गलत बात है, दोनों का रोल रहता है, हेरिडिटी का भी और एनवायरनमेंट का भी। ठीक है, चिल्ड्रन सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिटरमाइन एंड लिमिट देयर मोटिवेशन एंड लर्निंग कैपेबिलिटी, यानी बच्चे का जो सामाजिक संदर्भ है, जो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, वो डिटरमाइन करता है कि बच्चा किस तरीके से सीखेगा और क्या उसकी क्षमता रहेंगी, या फिर वो उसको सीमित कर देता है जो उनका बैकग्राउंड होता है, या फिर
चिल्ड्रन हैव टू बी रिवार्डेड एंड पनिश टू मेक देम मोटिवेटेड फॉर लर्निंग, यानी बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है। तो बच्चों को पुरस्कार और दंडित कौन करते हैं? वो सारे बिहेवियरिज्म कहते हैं कि बच्चों को क्या है, रिवार्ड देना चाहिए, पनिशमेंट देना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी गलत है कि उन्हें रिवार्ड दे देना चाहिए और उन्हें पनिशमेंट दे देना चाहिए, तो ये भी कोई पॉजिटिव आंसर नहीं हुआ। ऑल चिल्ड्रन आर नेचुरली मोटिवेटेड टू लर्न एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग, यानी सभी बच्चे क्या हैं, नेचुरली मोटिवेटेड होते हैं सीखने के, सभी बच्चे क्या हैं, स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, सीखने में सक्षम होते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है बच्चों के बारे में कि हर बच्चा जन्म से ही बाय नेचर मोटिवेटेड रहता है, सीखने के लिए उत्सुक रहता है, क्यूरियस रहता है, वो चीज़ों को तरोड़ मरोड़ के देखता रहता है। कोई बच्चों को कहता है कि चीज़ों को तोड़ के देखिए, नहीं ना। हम अपने घर में कहते हैं कि बच्चों को कि हल्ला मचाओ, तोड़ो चीज़ों को, नहीं कहते। वो बाय नेचर ऐसे रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं सीखने के लिए, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। Question number 24. There are individual variations in the rate of motor development, yet the sequence of motor development is from dash to dash, यानी चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक है। क्या है? प्रॉक्सिमोडिस्टल टू सिफेलोकोडल, या फिर ग्रोस मोटर डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट, या फिर फाइन मोटर डेवलपमेंट से ग्रोस मोटर डेवलपमेंट की तरफ होता है, या फिर सिफेलोकोडल टू प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है। तो देखो मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोस मोटर से फाइन मोटर की तरफ होता है, यानी ग्रोस मोटर डेवलपमेंट में क्या होता है, हमारी बड़ी मसल्स का यूज होता है, यानी हमारी लार्ज मसल्स यूज होती हैं। जैसे कि जंपिंग हम कर रहे हैं, भाग रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, चल रहे हैं, तो उसमें हमारी बड़ी मसल्स का प्रयोग होता है। और बच्चा क्या है, सबसे पहले चलना सीखता है, भागना सीखता है, वो पूरा अच्छी तरीके से चल लेता है, जंपिंग भी कर लेता है, कूदता है इधर उधर, तो उसमें उसकी क्या है, बड़ी मांसपेशियां यूज होती हैं, यानी लार्ज मसल यूज होती हैं। फिर उसके बाद फाइन मोटर डेवलपमेंट उसका होता है, यानी छोटी चीज़ों को संभालना, छोटी चीज़ों पे बैलेंस लेके आना, वो बाद में होता है, यानी उसकी स्मॉल मसल्स बाद में डेवलप होती हैं। अब जैसे कि पेंसिल से उसे लिखना है, तो पेंसिल से बाद में ही तो लिखना सीखेगा, पहले तो चलना फिरना ही तो सीखेगा। तो पहले ग्रोस मोटर डेवलपमेंट होता है, उसके बाद फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है, यानी स्थूल गतिक कौशल से क्या है, सूक्ष्म गतिक कौशल की तरफ चलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, द पीरियड दैट इनिशिएट द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड इज, यानी वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं, यानी बच्चे का जिसमें ट्रांजिशन होता है, एक बच्चे से क्या है पूरा मैनहुड हो जाता है, एक लड़की से पूरी क्या है वोमैनहुड हो जाती है, वो कौन सा फेज होता है, वैसे तो हम उसे ब्रिज फेज कहते हैं और टीनेज भी बोलते हैं हम उसे, तो वो कौन सी एज होती है, वो कौन सी अवस्था होती है, मिडल चाइल्डहुड होती है, या फिर प्री ऑपरेशनल होती है, या फिर एंड चाइल्डहुड होती है, या फिर एडोलसेंस होती है। तो वो कहलाती है किशोर अवस्था, यानी क्या कहलाती है, किशोर अवस्था, यानी बच्चा क्या है पूरा वयस्क हो जाता है, पूरा बड़ा हो जाता है, ठीक है। लड़कियों के अंदर भी हार्मोन्स डेवलप होते हैं, लड़कों के अंदर भी दाढ़ी मूंछें आने लगती है, तो मतलब पूरा एडोलसेंस हो जाता है, पूरा किशोर बन जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन, यानी जीन पियाजे के अनुसार बच्चे लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर्स फॉलोइंग अ प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात जीन पियाजे नहीं करते, अल्बर्ट बांडुरा करते हैं। कौन करते हैं? अल्बर्ट बांडुरा। कोई बांडुरा कहता है, कोई बांडुरा कहता है। can be conditioned to behave in particular ways by carefully controlled stimulus response association। तो SR की बात, स्टिमुलस रेस्पॉन्स की बात कौन करते हैं? बिहेवियरिज्म करते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं, दंड देके या फिर प्राइज देके सीखते हैं, कंडीशन देके सीखते हैं। थर्ड है कैन बी टॉट टू बिहेव एंड लर्न इन स्पेसिफिक मैनर यूजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट। तो रिवार्ड और पनिशमेंट की बात भी बिहेवियरिज्म करते हैं। फोर्थ ऑप्शन है एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज एज दे मैनिपुलेट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड, यानी बच्चे क्या है ज्ञान का निर्माण करते हैं सक्रिय रूप से और चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, अन्वेषण करते हैं, अपने आसपास पूरे संसार को, अपने आसपास सारी चीज़ों को अन्वेषण करते हैं। तो ऐसा जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं, एक तो एक्टिवली सीखते हैं, दूसरा चीज़ों को एक्सप्लोर करके सीखते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 27, लेव वाइगोत्स्की रेफर्स टू द वर्बल डायलॉग्स दैट चिल्ड्रन हैव विद देमसेल्व्स एज, यानी मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, यानी बच्चे जो खुद से बातें करते हैं उसे कौन सा स्पीच लेव वाइगोत्स्की ने कहा है, प्राइवेट स्पीच कहा है या फिर डिस्टोर्टेड स्पीच कहा है या प्रॉब्लमेटिक स्पीच कहा है या फिर ईगोसेंट्रिक। तो ईगोसेंट्रिक की बात तो पियाजे करते हैं, यहाँ पे पूछा गया है लेव वाइगोत्स्की। तो लेव वाइगोत्स्की 3 तरह की स्पीच पे बात करते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो फेमस है, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो है प्राइवेट स्पीच, यानी बच्चा इसमें 3 साल से अबोव रहता है, ठीक है, और खुद से ही बातें करता है, खुद के ही एक्शंस को गाइड करता है, खुद के ही एक्शंस को गाइड करता है, ठीक है, यानी अपने आप को ही गाइड करता है, अपने आप को ही निर्देश करता है। तो कौन सा है ये प्राइवेट स्पीच, यानी व्यक्तिगत वाक या फिर निज वाक भी इसे बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है, इसमें बच्चा खुद से ही बातें करता रहता है। 3 साल का बच्चा आपने देखा होगा खुद से ही बोलता रहेगा कि मेरी किताबें कहाँ रखी हैं, मैंने स्कूल में क्या किया, मेरे दोस्तों ने मेरे साथ क्या किया, खुद से ही बोलता रहेगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 28, एसोसिएटिंग टॉयज, आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग, हाउस होल्ड आइटम्स, ऑक्यूपेशंस एंड कलर्स विद स्पेसिफिक सेक्स इज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ, यानी खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय में रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है, यानी लिंग के साथ जोड़ देना कि भाई फ्रॉक है ये तो लड़की पहनेगी, अच्छा डोल है, डोल से तुम क्यों खेल रहे हो, लड़के हो तुम क्यों खेल रहे हो, लड़की खेलेंगी इससे, या फिर लड़कों के लिए गन आई है, ट्रैक्टर आई है, तुम लड़की हो तुम ट्रैक्टर से मत खेलो, तुम गन से मत खेलो। तो ये किस तरीके के एग्जाम्पल है, क्या प्रदर्शित करते हैं, क्या डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप को, यानी रूढ़िवादिता को जो पहले से चली आ रही सोच है वो है, या फिर जेंडर थ्योरी को, या फिर जेंडर रेलिवेंट यानी रेलिवेंट कर रहे हैं वो चीज़ों को, या फिर इवोल्व जेंडर आइडेंटिटी यानी पहचान कर रहे हैं जेंडर आइडेंटिटी की। तो ये बात भी गलत है, वो क्या कर रहे हैं, किस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, भेदभाव दिखा रहे हैं। दूसरी बात जेंडर बायसनेस कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि ये लड़कों का समान है, ये लड़कियों का समान है। ये चीज़ें क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप है, रूढ़िवादिता है जो पहले टाइम से सोच चली आ रही है कि लड़कियां गन से नहीं खेलेंगी, या फिर लड़कियां क्या है किचन का सामान से खेलेंगी, किचन में काम करेंगी, घर में झाड़ू पोछा करेंगी। तो ये क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप है, जेंडर रूढ़िवादिता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, in an elementary classroom it is important to dash the experience that a child brings with her, यानी एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, क्या लाती है, उसे नेग्लेक्ट करना चाहिए। यानी बच्चा जब स्कूल में जाता है तो अपने साथ कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लेके जाता है, कुछ ना कुछ अनुभव लेके जाता है, तो उसे नेग्लेक्ट कर देना चाहिए, बिल्कुल अनदेखा करना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, या फिर बिल्ड ऑन करना चाहिए यानी उसे शामिल करना चाहिए और उसे आगे लेके जाना चाहिए, या फिर डिनाई कर देना चाहिए कि उसे बिल्कुल अस्वीकार कर लें। तो भाई जो बच्चा एक्सपीरियंस लेके आ रहा है, बच्चा कुछ भी लेके आ रहा है क्लास में, अपने अनुभव लेके आ रहा है, उन्हें शामिल करके उनका संचय करना चाहिए। यानी जो भी हम कुछ भी नया पढ़ा रहे हैं तो बच्चे के पूर्व ज्ञान को जोड़ के ही पढ़ाएं, उसे ध्यान में रख के ही पढ़ाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन है सीडीपी का, 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 30, अ चाइल्ड आर्ग्यूज दैट Hinge should not steal the drug medicine that can save his wife because he will be caught and sent to jail if he does so. According to Kohlberg, which stage of moral understanding does the child fail under? यानी एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई चोरी नहीं करनी चाहिए थी। यानी इस स्टोरी में क्या है, हिंज ने दवाई चोरी की थी, ठीक है, अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए, तो ये वो दवाई उसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी। तो बच्चा ऐसा कह रहा है कि यदि वो ऐसा करता है तो उसे कौन है, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो कोहलबर्ग के अनुसार बच्चा किस स्टेज में है, तो बच्चा भाई डर रहा है कि अगर उसने ऐसा किया, अगर उसने रूल रेगुलेशन तोड़े तो उसे पुलिस दंडित करेगी, पुलिस उसकी पिटाई करेगी, मारेगी। तो ये कौन सी स्टेज है, तो देखो लेवल ये फर्स्ट है, स्टेज ये फर्स्ट है, यानी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन है, यानी दंड एवं आज्ञाकारिता अभिविन्यास। यानी बच्चे को ये डर है कि अगर उसने ये गलती करी तो उसकी पिटाई होगी या फिर उसे दंड मिलेगा। तो बच्चा कौन सी स्टेज में है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन की स्टेज में है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक है, ना ही सोशल ऑर्डर मेंटेन किया जा रहा है यहाँ पे। यूनिवर्सल एथिक्स की तो बात ही नहीं हो रही। यूनिवर्सल एथिक्स लास्ट स्टेज होती है जिसमें कोई भी इंसान क्या है, पुलिस के डर से या किसी भी चीज़ के डर से ऊपर उठ जाता है, समाज के हित में काम करता है, जैसे कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, ठीक है।
इंस्ट्रूमेंट पर्पस ओरिएंटेशन में क्या होता है, बच्चा इसके अंदर क्या है, टिट फॉर टैट की भावना होती है कि उसने मेरा बैग खींचा है तो मैं उसका बैग खींचूंगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। इसमें क्या है, बच्चा डर रहा है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो होपफुली ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। 30 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, स्कोर बताना चाहें तो बता सकते हैं कि आपके 30 में से कितने सही हुए हैं, और नहीं बताना चाहते कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ सॉल्यूशन देख लीजिए, इस तरीके के क्वेश्चन ही आते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि क्वेश्चंस की बहुत इंपॉर्टेंस है। सीटेट के अंदर क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं और सेम टू सेम भी मिल जाते हैं, और सेम टू सेम अगर नहीं मिलते हैं तो कंसेप्ट सेम मिलता है। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। बाय बाय।